नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। और इस वीडियो में अलंकार की हमें कोई भी परिभाषा नहीं पढ़नी है। हमें अपनी परीक्षा में अलंकार के आए हुए प्रश्नों का उत्तर मात्र 1 सेकंड में कैसे ढूंढना है, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलंकारों की ट्रिक की, यानी किस ट्रिक के माध्यम से हमें अलंकारों के प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। तो फटाफट आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार आखिर है क्या, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, अलंकार जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है अलम और दूसरा शब्द है कार। अलम का अर्थ होता है भूषण अथवा शोभा, कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला अथवा करने वाला। तो इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ हो गया शोभा बढ़ाने वाला अथवा शोभा करने वाला। अगर हम देखें कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार भाषा की अथवा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार मनुष्य की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार भाषा की अथवा काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो देखो, अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, वैसे टोटल अलंकार के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखिए शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। जैसे कि इन अलंकारों के नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार जहाँ पर हम शब्द की चर्चा करेंगे, यानी शब्द और वर्ण के माध्यम से जहाँ पर अलंकार हो रहा होगा वहाँ पर हो जाएगा शब्दालंकार। अर्थालंकार अर्थात जहाँ पर अर्थ के आधार पर अलंकार होगा वहाँ पर अर्थालंकार हो जाएगा। और इसी प्रकार उभयालंकार यानी शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर जहाँ पर अलंकार हो रहा होगा वहाँ पर हो जाएगा उभयालंकार। तो देखिए, आज हम कौन कौन सा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अलंकारों में आज हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, उपमा, रूपक, श्लेष, इतने सारे, यानी टोटल कितने अलंकार हो गए? 8 अलंकार हो गए। और आज हम इस वीडियो में इन 8 अलंकार को कवर करेंगे, क्योंकि यही 8 अलंकार जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अलंकारों में जो प्रमुख अलंकार हैं आप उन्हें अपने वीडियो में देख पा रहे हैं। आइए एक एक अलंकारों को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं उपमा अलंकार। सिर्फ ट्रिक की बात करेंगे, कोई भी परिभाषा की चर्चा नहीं करेंगे। आपको याद रखना है, जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए और योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सो, सम, सरिस और समान आदि शब्द आ जाएं, तो वहाँ पर आपको उपमा अलंकार का प्रयोग करना है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जब परीक्षा में आपके सामने कोई पंक्ति आ जाए, कोई चौपाई आ जाए, कोई दोहा आ जाए और उस पंक्ति में योजक चिन्ह मिले और योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सो, सम, सरिस और समान इस प्रकार के शब्द देखने को मिल जाए, वहाँ पर आपको आँख मूंद करके उपमा अलंकार को टिक करना है। देखिए, उदाहरण देख लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो आप यहाँ पर देखिए सागर सा, अब देखिए योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के बाद सा आ गया। इस प्रकार गिरी सा, योजक चिन्ह आया, उसके बाद सा आ गया। तो इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। आइए कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। अगला उदाहरण है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। इस पंक्ति में गगन सा देखिए सा शब्द आ गया ना, तो जैसे ही सा आएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला देखिए पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर क्या देखने को मिल गया? सरिस शब्द मिल गया। और देखिए ट्रिक में आप देख पा रहे हैं सरिस शब्द है, तो जहाँ पर जिस पंक्ति में सरिस शब्द देखने को मिलेगा वहाँ पर अलंकार हो जाएगा उपमा। और आखिरी उदाहरण है राधा बदन चंद्र सो सुंदर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, सो शब्द आ गया,
तो जैसे ही सो शब्द किसी पंक्ति में आप देखेंगे तुरंत आपको उपमालंकार टिक कर देना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, योजक चिन्ह के बाद सा सी से सो सम सरिस और समान आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा उपमालंकार। तो ट्रिक समझ में आई। आइए अब अगले अलंकार को पढ़ते हैं। अगला अलंकार क्या है? रूपक अलंकार। ट्रिक इसकी क्या है? योजक चिन्ह के बाद अगर सा सी से सरिस आदि शब्द ना हो तो रूपक अलंकार होता है। देखिए पहले अलंकार में हमने क्या पढ़ा था? योजक चिन्ह के बाद सा सी से सरिस और समान जैसे शब्द अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन इस ट्रिक में क्या है कि योजक चिन्ह के बाद ये सारे शब्द नहीं होने चाहिए। अगर योजक चिन्ह के बाद ये सारे शब्द मिलेंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा, और अगर ये सारे शब्द नहीं होंगे तो हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। उदाहरण देख लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। अब देखिए यहाँ पर पहला शब्द है चंद्र, दूसरा है खिलौना, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के बाद सासी से सरिस समान इत्यादि शब्द नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। बस आपको याद रखना है कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह हमेशा दो शब्दों के बीच में होता है, और उपमालंकार में क्या होता है? योजक चिन्ह के बाद सासी से सरिस और समान जैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अगला उदाहरण जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चरण कमल बंदौ हरिराई। और चरण कमल में आप देख पा रहे हो हमें बीच में मिल रहा है योजक चिन्ह। जैसे ही हम योजक चिन्ह देखेंगे उसके बाद सासी से सरिस समान इत्यादि शब्द नहीं होंगे, हमें तुरंत टिक करना है रूपक अलंकार को। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। अब यहाँ पर देखिए चंद्रिका चादर, इन दो शब्दों के बीच में हमें क्या मिल रहा है? योजक चिन्ह मिल रहा है। जैसे ही हम योजक चिन्ह देखेंगे हमें तुरंत रूपक अलंकार को टिक कर देना है। अगला उदाहरण है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। यहाँ पर अंबर पनघट में, तारा घट में और उषा नगरी में दो शब्दों के बीच में हमें योजक चिन्ह मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे रूपक अलंकार। तो है ना बच्चों कितना आसान। आइए अगला अलंकार देखते हैं, और अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखो नाम से कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन जब एक बार आप इस अलंकार की ट्रिक समझ जाओगे तो इससे सरल कोई अलंकार नहीं होगा। देखिए, जब किसी पंक्ति में मनु मानो मानहूँ, जनु जानो जानहूँ, जनहूँ, निश्चय, ज्यों त्यों इस प्रकार के शब्द अगर आपको देखने को मिल जाएं तो वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इन कुछ शब्दों को अपने दिमाग में रखना है, और जब आप पंक्ति पढ़ोगे, जब आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे और आपके सामने अलंकार के प्रश्न होंगे, उस समय आपको अगर किसी भी पंक्ति में ये सारे शब्द मिल जाएं तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार टिक करना है। उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए आपके पेपर में आ गया उसका मुख मानो चंद्रमा है। अब देखो क्या आ गया, किसी पंक्ति के बीच में मानव आ गया, जैसे ही हमें मानव शब्द मिलेगा हमें क्या टिक करना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण है, नेत्र मानो कमल हैं। अब देखो यहाँ पर भी मानव शब्द हमें मिल गया, जैसे ही मानव शब्द हमें मिलेगा हमें उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक कर देना है। आइए उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। अगले कुछ उदाहरण हैं, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल परो आतप पर्यो प्रभात। अब देखिए इस पंक्ति में, इस दोहे में आपको क्या मिला? मनहु। और हमने अपने ट्रिक में पढ़ा था जिस पंक्ति में मनु मानहु, मनहु, जनु जानहु, जनहु इस प्रकार के शब्द आएंगे वहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण है, सिर फट गया इसका मानो अरुण रंग सा घड़ा। अब देखिए इस उदाहरण में आपको क्या दिखा? मानो। जैसे ही आप मानो शब्द किसी पंक्ति में देखोगे तुरंत आपको उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर देना है। तो अलंकार जिसको हम बहुत ही कठिन मानते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कितना आसान हो जाता है। एक बार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार आपको बस याद रखना है, जिस पंक्ति में
वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं अक्षरों को। तो कहने का मतलब है कि जिस पंक्ति में आपको कोई एक अक्षर बार बार दोहराया जा रहा है वहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार टिक करना है। उदाहरण देख लीजिए, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। इस पंक्ति में आप क्या देख पा रहे हैं? एक ही अक्षर जो कि का है और हर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, मुदित महीपत मंदिर आए। यहाँ पर माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आइए अनुप्रास अलंकार के कुछ और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। आप क्या देख पा रहे हो? इस पंक्ति में माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण आपको कौन सा अलंकार टिक करना है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। अगला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर देखिए, चारु का चा, चंद्र का चा और चंचल का चा, यानी चा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण आपको टिक करना है अनुप्रास अलंकार। अगला है, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी। आप यहाँ क्या देख पा रहे हो कि प्रत्येक शब्द के अंत में ना 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 ना, यानी इस पंक्ति में ना वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने पेपर में अनुप्रास अलंकार को टिक कर देना है। जैसे आप अनुप्रास अलंकार टिक करोगे बिना कटे आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखो क्या होता है, जिस पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि हमने अभी अनुप्रास अलंकार में पढ़ा कि वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है, इसी प्रकार अगर शब्द बार बार आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो शब्द रिपीट हो रहा है उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरात नरो या पाए बौराए। यहाँ पर देखिए, कनक जो शब्द है ये बार बार 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर पहले कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे वाले कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो इस प्रकार 2 कनक हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार हो रहा है। अगला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए, घटा शब्द बार बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, जिसमें पहले घटे का अर्थ है बादल और दूसरा घटा का अर्थ होता है घटना यानी कम होना। तो इस प्रकार इस पंक्ति में भी हो गया यमक अलंकार। एक उदाहरण और देख लीजिए, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो तारे शब्द है उसकी आवृत्ति हो रही है, यानी एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है, जिसमें पहले जो तारे का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है तारना यानी उद्धार करना, और दूसरे तारे का अर्थ होता है आसमान में जो तारे हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस प्रकार एक ही शब्द की आवृत्ति होने पर और उसका अर्थ अलग होने पर वहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि एक ही पंक्ति में एक ही शब्द के जब कई सारे अर्थ निकल रहे हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण आप देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है, यहाँ पर मोती मानुष और चून इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि मोती के अर्थ में प्रयोग हुआ है चमक अथवा क्रांति के लिए, मनुष्य के लिए प्रयोग होता है इज्जत अथवा सम्मान के अर्थ में, और चून के अर्थ में पानी यानी साधारण से जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ निकलने के कारण इस पंक्ति में श्लेष अलंकार हो गया। तो आइए अब अगले अलंकार को पढ़ते हैं, और अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ट्रिक इसकी देख लीजिए, अतिशय और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ तो आपको पता है, उक्ति यानी कहना, यानी जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
आपने भी कई लोगों को देखा होगा अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, जो किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या है, हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। एक उदाहरण और देख लीजिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर महाराणा प्रताप के चेतक की बात चर्चा हो रही है कि राणा प्रताप जो कि नदी बाढ़ से उफन रही है और राणा प्रताप नदी को पार करने के लिए सोच ही रहे हैं, तब तक जो उनका घोड़ा चेतक था नदी के उस पार पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार में अपनी बात रखी है, इसलिए इन पंक्तियों में हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार है मानवीयकरण अलंकार। इसके नाम से स्पष्ट है, मानवीयकरण अर्थात जहाँ पर मनुष्य की भावनाओं का वर्णन हो। और कैसे चीज़ों में, प्राकृतिक वस्तुओं में। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक चीज़ों को जब मनुष्य की तरह बताया जाए, दर्शाया जाए, तब वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, पेड़ पौधे, बादल, नदी, पर्वत आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होने पर मानवीयकरण अलंकार होता है। आप देखिए, जब किसी पंक्ति में प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन हो और उन प्राकृतिक चीज़ों को मनुष्य की तरह वर्णन किया जाए, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देख पा रहे हैं, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब फूल क्या है, प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर फूल की कलियों को मनुष्य की तरह मुस्कुराने की चर्चा होने पर मानवीयकरण अलंकार हो गया। इसके कुछ और उदाहरण देख लीजिए। अगला उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघ क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन मेघ को यहाँ पर बन करके, संवर करके बनने की चर्चा की गई है, इसलिए इस पंक्ति में मानवीयकरण अलंकार हो गया। अगली पंक्ति है, सागर के उस पार नाच नाच करती लहरें मधुर गान। यहाँ पर जो दो शब्द हैं, पहला शब्द है उस और दूसरा शब्द है पार, है ना। तो सागर के उस पार नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब लहर क्या है, समुद्र की प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर लहरों के माध्यम से ही मधुर गान करवाया जा रहा है, इसलिए इस पंक्ति में हो गया मानवीयकरण अलंकार। तो आज हम इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं उनको पढ़ लिया है ना। तो इतने कम समय में हमने सारे अलंकारों को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।